हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने भी आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों के बीच में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बहुत ही जल्दी आप लोगों को विज्ञापन रिलीज किया जाएगा जिसमें भी आर्ट टीचर की एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी कंप्लीट की जाएगी और आप लोगों को एग्जाम में अधिक तैयारी करने का मौका भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग अभी से अगर केबीएस की एलिजिबिलिटी आर्ट टीचर के लिए निर्धारित करते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में इन्वॉल्व हो जाइए। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि केबीएस के साथ साथ नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस की भी वैकेंसी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन केबीएस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, साथ ही साथ एस्टेट, बीपीएससी के तमाम कैंडिडेट हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की एक रूल में चेंजिंग हो रही है इसकी एलिजिबिलिटी में, और इसकी एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों को मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग अभी से तैयारी में इन्वॉल्व हो जाइए और इसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जितने भी ऑल इंडिया लेवल की फाइन आर्ट की सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करता हूं। और आज के मॉक टेस्ट पेपर में मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड किया है और प्रत्येक क्वेश्चन को इमेज के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के जो भी चित्र मिले हैं लगभग बने हैं। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: काला रंग, लाल रंग, पीला रंग और उपयुक्त सभी। मैं आप सभी लोगों को प्रागैतिहासिक काल के उन रॉक पेंटिंगों के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी इतिहासकारों के द्वारा, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी गैजेट में प्रस्तुत किए हैं, जो विदेशियों के द्वारा जो भी रॉक पेंटिंग के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उनमें जो भी रॉक पेंटिंग में जो कलर प्रयोग किए गए थे वो क्या क्या प्रयोग किए गए थे वो भी ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग आदिकाल के जो रॉक पेंटिंग में जो चित्र देखते हैं उसमें गेरू रंग का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ आप लोगों को हिरोजी रंग भी देखने को मिलता है। कौन सा रंग? हिरोजी रंग भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप लोगों को काला रंग भी देखने को मिलता है और इसके साथ साथ आप लोगों को खड़िया रंग भी देखने को मिलता है। खड़िया रंग जो होता था, इसका रंग जो होता था सफ़ेद रंग होता था। यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करने की, हिरोजी रंग जो होता था क्या ये वनस्पतिक रंग होती थी, खनिज रंग होती थी या रासायनिक रंग होती थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो प्रश्न पुट अप किए जा रहे हैं कि लगभग जो रंग बने हैं वो किससे बने हैं, ऑप्शन में दिया गया लाल, काला, पीला। तो आप सभी लोगों के ये उपयुक्त सभी रंग देखने को मिलेगा क्योंकि गेरू रंग भी प्राप्त हो रहा है, हिरोजी रंग भी प्राप्त हो रहा है, काला रंग भी प्राप्त हो रहा है और खड़िया प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से देखिए कि प्रागैतिहासिक काल के रॉक पेंटिंगों में ये सभी रंग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो लगभग अगर प्रश्न में पुटअप किया जा रहा है तो उपयुक्त सभी आंसर राइट होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में रंगों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता था? अर्थात लंबे समय तक जो भी आदि काल के मानवों के द्वारा जो भी चित्र अंकित किए जाते थे तो उनके द्वारा जो चित्र अंकित किए जाते थे वो धूले या मिट्टी या बारिश के माध्यम से वो धुल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके चित्रों में या उनकी कला में उन्नति होती गई और उन्होंने जैसे जैसे विकास करना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि रंगों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पशुओं की चर्बी जो होती थी उसको रंगों में मिलाकर उससे उन्होंने चित्रों का अंकन करना प्रारंभ किया, जिससे वो जो चित्र होते थे वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। तो इसका प्रयोग वो लोग किसका माध्यम से करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया चर्बी, तेल, तारपीन या अलसी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, चर्बी। रंगों में चर्बी मिलाकर, अर्थात ये पशुओं की चर्बी को मिलाकर रंगों को सुरक्षित करते थे लंबे समय से। तो राइट आंसर ए को आप लोग टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में प्रधान रंग थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आदिकाल में प्रधान रंग पुटअप कर रहा है, प्रधान रंग कर रहा है। कितने थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे या 6 थे। जब भी प्रधान रंग की बात आएगी तो आदिकाल या जो भी प्रागैतिहासिक काल में जो भी प्रधान रंग हमें देखने को मिलते हैं वो 4 रंग देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे। और वो प्रधान रंग कौन कौन से थे? गेरू रंग थे, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हिरौंजी रंग थे, हिरौंजी रंग थे। उसके साथ साथ आप लोगों को रामरज था, रामरज था। उसके साथ साथ आप लोगों को खड़िया रंग देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग इन प्रधान रंगों को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन के रूप में सी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है कि किस गुफा में चित्रकला के 6 अंग का सफल प्रयोग दिखता है? ऑप्शन के रूप में अजंता दिया गया है, बाघ दिया गया, जोगी महाराज दिया गया और पंचमणि दिया गया। ऑप्शन देखते ही आप सभी लोग समझ चुके हैं, जो कि मैं इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाना कि किस गुफा में चित्रकला के 6 अंग का सफल प्रयोग दिखता है। अगर जैसे ही बात आती है तो हमारा ध्यान और सबसे कला के लिए जो हमारी तीर्थ स्थल रही थी वो अजंता की गुफा थी, जो कि आप सभी लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। ये अजंता की गुफा है। क्या है? अजंता की गुफा। और अजंता की गुफा में ही चित्रकला के 6 अंग का बहुत ही मार्मिकता के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने इनके चित्रों में अपनी कला को प्रस्तुत किया। अब बात आती है अजंता की गुफा। तो ये देखिए, भारत के मैप में अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग यहाँ पर देख रही हैं, ये महाराष्ट्र है और यहीं पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे, अजंता। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि नारी के सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक है। यहां पर किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा कर रहा है? नारी के सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में दिया गया अजंता, बाघ, सिगरिया और सित्तन बतन। तो जैसे ही नारी के सार्वभौमिक सौंदर्य की बात आएगी तो हमारा ध्यान कहां पर जाएगा? अजंता की गुफा में। और अजंता की गुफा में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो भी नारी का अंकन किया गया है वो बहुत ही सार्वभौमिक है और इसके जैसा आप लोगों को अन्यत्र कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी अंतर आत्मा के द्वारा जो भी अजंता की गुफाओं में चित्र प्रस्तुत किए हैं वो कोई यथार्थ नहीं बल्कि आत्मिक जो काल्पनिक चित्र थे और उसमें कितनी मार्मिकता के साथ इन्होंने अंकन किया है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत माना जाता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अजंता केव। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्रों में रंगों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाने लगा। क्या ऑप्शन में दे रहा है कि 12वीं सदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12वीं और यहाँ पर 14वीं, यहाँ पर 14वीं सदी बना लीजिएगा, 16वीं सदी और 18वीं सदी। तो चित्रों में रंगों का प्रयोग पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण रूप से किया जाने लगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 15वीं 16वीं शताब्दी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि चित्रों में रंगों का जो प्रयोग पूर्ण रूप से दिखाई देने है वो 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि चित्रों में सोने चांदी के रंगों का आरंभ देखने को मिलता है। जब भी चित्रों में सोने चांदी के रंगों का आरंभ हमें दिखाई देने की जो डेट होती है उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आरंभ की बातें कह रहा है। ऑप्शन में दिया गया है 14वीं सदी, 15वीं सदी, 18वीं सदी और 20वीं सदी। तो चित्रों में सोने चांदी क्या है? सुनहरे रंगों और चांदी के रंगों का आरंभ हमें दिखाई देता है 15वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि कला अचेतन की अभिव्यक्ति रंगों तथा रूपों में होती है। ये किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार आप लोग करेंगे। ये किसके द्वारा कथन को व्यक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करेंगे, इसको नोट करिएगा। कह रहा है कि कला अचेतन की अभिव्यक्ति रंगों तथा रूपों में होती है। ऑप्शन में दिया गया है क्रोचे, फ्रायड,
हीगेल और टॉल्स्टॉय। तो ये जो दार्शनिक लोग थे, इन दार्शनिकों में सबसे जो वक्तव्य ये कहा गया है वो फ्रायड के द्वारा कहा गया है कि कला अचेतन की अभिव्यक्ति रंगों तथा रूपों में होती है। अचेतन कहने का तात्पर्य दोस्तों होता है स्वप्न लोक की बातें। तो कला में स्वप्न की अभिव्यक्ति रंगों तथा रूपों से होती है। किसका कथन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अकबर ने रामायण का फारसी अनुवाद कराया। देखिए, मुगलों के शासनकाल में अकबर ने भारतीय और ईरानी पोथियों का अनुवाद अपनी फारसी भाषा में कराया था। तो अकबर ने रामायण का, जो कि हमारी भारतीय ग्रंथों में से एक मानी जाती है रामायण, और इसकी मूल जो प्रति है वो संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था। तो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण है उसका अकबर ने फारसी में अनुवाद कराया, और इसका अनुवाद जिसके द्वारा कराया गया था वो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में दिया गया अबुल फजल, मुल्ला बदायूनी, फैजल खां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि मुल्ला बदायूनी अर्थात इनके द्वारा ही रामायण का फारसी अनुवाद कराया गया था। मुल्ला बदायूनी के बारे में अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार और विशुद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, और इनके द्वारा ही ये आप लोग देखिए, इनके द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजा रवि वर्मा के मूल चित्र कहाँ संग्रहित है। आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं राजा रवि वर्मा, जो कि भारत के अग्रणी तैल चित्रकारों की श्रेणी में जाने जाते हैं, और इन्होंने भारत में जिस प्रकार से यथार्थता का अंकन दिखाने में जो अग्रणी भूमिका दिखाई वो राजा रवि वर्मा ही जाने जाते हैं। और राजा रवि वर्मा के जो मूल चित्र हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं? ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय केरल, राष्ट्रीय कला भवन चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय कला संग्रहालय केरल में राजा रवि वर्मा के मूल चित्रों का संग्रह देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय कला संग्रहालय केरल के अतिरिक्त और कहाँ पर राजा रवि वर्मा के मूल चित्र किस राजा के दरबार में संग्रहित है, अर्थात किस राज घराने में आज भी सुरक्षित हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस कलाकार को चित्रकारों का राजा कहा जाता है। उपाधि दी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चित्रकारों का राजा किसे कहा जाता है, उस कलाकार के बारे में आप लोगों को जानना है। ऑप्शन में दिया गया है यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर या अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजा भी कहा जाता है, या राजाओं का चित्रकार भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि संथाल लोक जीवन किस कलाकार के चित्र परंपरा पर काफी प्रभाव था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कौन से भारतीय कलाकार थे जिनके जीवन पर या जिनके इस परंपरा से अर्थात संथाल लोक जीवन से प्रभावित होकर उनका दिल और दिमाग अपनी पारंपरिक परंपरा से हटकर, अर्थात जो विदेशी एकेडमिक में अगर इन्होंने अध्ययन किया उसके बाद वहां से विचलित होकर इस परंपरा की ओर निर्मित किए अपने चित्रों को, और एक अलग शैली में जो चित्रों का निर्माण किए वो कौन से कलाकार थे। ऑप्शन में दिया गया नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय या शैलेंद्रनाथ। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, इमेज के माध्यम से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दिए गए हैं प्रसिद्ध भारत के कलाकार यामिनी राय जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे। यामिनी राय जी, इन्होंने संथाल लोक जीवन से काफ़ी प्रभावित थे और इनके द्वारा बहुत ही फेमस चित्रों का अंकन किया गया है ग्रामीण परिदृश्य पर। तो राइट आंसर सी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संथाल नृत्य किसकी प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। ऑप्शन में दिया गया है राम किंकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, यामिनी राय और नंदलाल बोस। तो ये संथाल नृत्य जो प्रसिद्ध कृति है अर्थात पेंटिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो संथाल नृत्य जो पेंटिंग है वो आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, ये संथाल नृत्य की पेंटिंग है और इसको
यामिनी राय ने बनाया है। और इसके माध्यम क्या थे, तो इन्होंने कागज पर प्राकृतिक रंगों से इस पेंटिंग को निर्मित किया है। और ये इमेज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मार्मिक अंक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कला शिक्षा का मक्का किसे समझा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मक्का कहने का तात्पर्य कि वहाँ पर एक ऐसा कौन सा वो स्थान है जहाँ पर कला की ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हुई, विकास हुआ, इसीलिए कला शिक्षा का मक्का कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है इटली, पेरिस, लंदन और भारत। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि पेरिस को कला शिक्षा का मक्का कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार करती औरतें किसकी प्रसिद्ध कृति है। आप सभी लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, ये आप लोगों की इमेज है। ये श्रृंगार करती औरतें या श्रृंगार, दोनों में से किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कराया जा सकता है। श्रृंगार पूछ लब कर ले या श्रृंगार करती औरतें पुटअप कर ले। तो आप सभी लोगों के लिए इमेज जो बनेगा अमृता शेरगिल, मृणालिनी मुखर्जी, नंदलाल बोस और यामिनी राय। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अमृता शेरगिल के द्वारा जो भी भारतीय ग्रामीण परिदृश्य की महिलाओं को अंकित किया गया था, उनमें से बहुत ही फेमस इनकी टाइटल थी श्रृंगार करती औरतें या श्रृंगार कृति इन्होंने निर्मित किया था। अमृता शेरगिल जी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के कलाकारों का प्रथम संगठन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को दिया जा रहा है। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के कलाकारों का प्रथम संगठन कौन सा था। बॉम्बे ग्रुप, पैग ग्रुप, शिल्पी ग्रुप या कलकत्ता ग्रुप। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये आप लोगों का एक टेस्ट पेपर होगा, जिसको भी आता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों का आज की MCQs का ये लास्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया। और अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप लोग हाइप का बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा। और आप लोग मेरे द्वारा जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपनी बातों को ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।